हेलो एवरीवन। हमने इस वीडियो में एमएचडी फर्स्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हमने स्टार्ट किया उसी को कर गए हैं, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट के अब इकाई 3 पहुंच गए हैं। हमने इकाई 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया। आपका इकाई 1 एंड 2 यूनिट 1 का इकाई 1 एंड 2 या फिर आप चैप्टर 1 एंड 2 कह लीजिए, वो आपका पृथ्वीराज रासो से रिलेटेड है। उसमें आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उससे अकॉर्डिंग तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अब हम इकाई 3 और 4 करेंगे, जिसमें आज हम इकाई 3 करेंगे और इकाई 3 4 दोनों आपकी विद्यापति जी के बारे में है। तो ये जो हमने सीरीज़ स्टार्ट किया है कि क्वेश्चंस के थ्रू पीवाई के थ्रू चैप्टर्स को पूरा कंप्लीट करना। तो इसमें है आपकी विद्यापति की भाषा का विवेचन कीजिए। ये आपका दिसंबर 2023 में पूछा गया था। विद्यापति की काव्य भाषा पर विचार कीजिए, यह आपका पूछा गया था जून 2025 में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसमें। विद्यापति जो थे आपके हिंदी साहित्य के मध्यकाल के जो थे महान कवि थे। उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता था। उन्हें मैथिल कोकिल मतलब मिथिला की कोयल, यानी मधुर काव्य रचने वाले कवि। ठीक है, मधुर काव्य रचने वाले कवि, इसलिए इसे क्या बोला गया है, मैथिल कोकिल। और वो मध्यकाल के महान कवि थे। आपको याद रखने की, ये मध्यकाल के महान कवि थे क्योंकि उनकी रचनाओं में कोयल जैसी मधुरता हमें देखने को मिलती है। वे केवल कवि ही नहीं थे बल्कि संस्कृत के भी विद्वान थे। उनकी रचनाओं में हमें प्रेम, भक्ति, सौंदर्य, लोक जीवन का हमें सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। विद्यापति की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यह रही है कि उनकी जो भाषा है वो सरल है, मधुर है, भावपूर्ण है और संगीतात्मक है। उनकी भाषा के कारण ही उनके पद आज भी लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। मतलब गाया जाने वाला छोटा काव्य या गीत, उसी को क्या बोलते हैं, आपका पद। ठीक है, चलिए तो अभी हमने उनकी भूमिका देखी। आपका लगभग सभी क्वेश्चन में आपको भूमिका तो सेम ही लिखनी पड़ेगी कि विद्यापति जो है मध्यकाल के महान कवि हैं। उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, ये याद रखिएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी कोयल जैसे मधुरता देखने को मिलती है। वे संस्कृत के भी विद्वान कवि थे। ठीक है, संस्कृत में भी विद्वान थे और उनकी रचनाओं में प्रेम, भक्ति, सौंदर्य, लोक जीवन का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। उनकी विशेषता क्या है कि वह सरल, मधुर, भावपूर्ण और संगीतात्मक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली भाषा का प्रयोग। अब इसमें क्वेश्चन में उनकी काव्य भाषा या फिर भाषा के विवेचन का बारे में पूछा गया है, तो हम उसमें देखते हैं कि मैथिली भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने। विद्यापति ने अपनी पदावली में मतों की मतलब कि पदों का संग्रह है। ठीक है, पद मतलब मैंने आपको बता दिया है कि गाया जाने वाला कोई भी छोटा गीत या काव्य जिसमें भाव, लय और संगीतात्मक होती है, मतलब संगीतात्मकता होती है। भक्ति और श्रृंगार काव्य में पद बहुत ही ज़्यादा क्या है, आपके प्रचलित है। तो पदावली मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पदों का संग्रह है। ठीक है, पदों का संग्रह हुआ। चलिए, मैथिली उस समय लोक भाषा थी, इसलिए लोगों को उनकी कविताएं आसानी से समझ में आ जाती थी। उनकी भाषा में मिठास और कोमलता है, यही कारण है कि उनकी गीत जन जन में प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी भाषा में ग्रामीण जीवन और लोक संस्कृति की झलक हमें देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए उन्होंने नायिका की सौंदर्य, प्रेम, विरह मतलब कि दुख का वर्णन बहुत स्वाभाविक ढंग से ही किया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका, देखिए पहला पॉइंट आपको याद रखना है। अपने पॉइंट याद रहेंगे तो आप अपने आप कर लेंगे, बाकी आपको एक बार भूमिका पढ़ लेंगे तो आप अपने आप ही बना के लिख सकते हैं। ठीक है, उनकी भाषा में हमें क्या देखने को मिलती है, मिठास और कोमलता। ठीक है, इसलिए वो लोगों के बीच में प्रसिद्ध थे। अब जब हमें उन किसी की कविता वगैरह समझ में आएगी तभी तो हम उसे पढ़ेंगे और तभी वो हमारे लिए, तभी वो फेमस होंगे। ठीक है, सरल और सहज भाषा। विद्यापति जी की जो भाषा थी वो कठिन नहीं थी। उन्होंने विद्वानों की भाषा के बजाय ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिसे सामान्य लोग भी आसानी से समझ सकें। उनकी कविता पढ़ते समय ऐसा लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति अपने मन की बात जो है बहुत ही आसान शब्दों में कह रहा है। उन्होंने लोक जीवन में प्रचलित शब्दों और मुहावरों का प्रयोग किया। ठीक है, मतलब कि उनकी जो भाषा का मेन मोटिव था ये नहीं था कि खाली पढ़े लिखे लोग ही उनकी भाषा को समझ पाए। जो नॉर्मल लोग हैं वो भी उनकी भाषा को समझ सकें। और उन्होंने जो लोक जीवन में नॉर्मल लोगों के आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द प्रयोग होते हैं, मुहावरे प्रयोग होते हैं, उनका उन्होंने प्रयोग किया, जिससे कि अधिक जीवंत और प्रभावशाली उनकी कविताएं बन पाए। ठीक है, थर्ड है आपका मधुरता और संगीतात्मकता। विद्यापति के पदों में आपको अद्भुत संगीतात्मकता मिलती है। उनकी भाषा में लय, ताल और मधुर ध्वनि है, इसलिए उनके पद गाने योग्य बन गए। आज भी मिथिला क्षेत्र में उनके गीत गाए जाते हैं। उनकी कविता पढ़ते समय हमें मन में जैसा आनंद उत्पन्न होता है, यही कारण है कि उन्हें मैथिल कोकिल का मतलब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मैथिल कोकिल कहा गया है। उसके बाद हमें इसमें संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलता है कि विद्यापति जी जो है संस्कृत भाषा के जो थे वो महान कवि थे। ठीक है,
इसलिए उनकी भाषा पे हमें संस्कृत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। जब उन्हें संस्कृत की नॉलेज थी तो हमें संस्कृत भी उसमें दिखाई देखने को मिलती है। उनकी रचनाओं में संस्कृत के जो तत्सम शब्द रहे हैं, ठीक है, उनका सुंदर प्रयोग किया गया है, जैसे कमल, चंद्र, नयन, मधुर, मनोहर आदि। इन शब्दों के प्रयोग से उनकी भाषा में हमें गंभीरता, सौंदर्य और गरिमा भी आ जाती है, ठीक है। भावानुकूल भाषा। विद्यापति की भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उन्होंने भावों के अनुसार भाषा का प्रयोग किया। जहाँ प्रेम का वर्णन है वहाँ भाषा कोमल और मधुर है। जहाँ विरह मतलब कि दुख का वर्णन है वहाँ करुणा और वेदना दिखाई गई है, ठीक है, दया, ठीक है। भक्ति के पदों में, करुणा मतलब दया, भक्ति के पदों में भाषा सरल और शांत हो जाती है। इसी प्रकार उनकी भाषा भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह सफल है, ठीक है। अब ये जो वीडियो है इसमें देखिए मैंने बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग किया है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इसमें ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो डिफ़िकल्ट हो। जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसकी मीनिंग मैं आपको बताती हुई जा रही हूँ, तो आपको एक बार आप इसे रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, श्रृंगार रस की प्रधानता। विद्यापति मुख्य रूप से श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। उनकी भाषा में प्रेम और सौंदर्य का अत्यंत सुंदर चित्रण हमें देखने को मिलता है। उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली ढंग से किया था, ठीक है। नायिका के रूप, हाव भाव, मन की स्थिति को उन्होंने बहुत सुंदर भाषा में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में हमें कोमलता, आकर्षण देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब उन्होंने प्रेम सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण देखने को मिला। और ये उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करते हुए जो उन्होंने काव्य लिखे थे उसमें हमें देखने को मिल जाता है, जिसमें वो नायिका के हाव भाव, रूप, मन की स्थिति सबको बहुत सुंदर भाषा में व्यक्त करते हैं। फिर हम देखेंगे इसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग। विद्यापति की भाषा में अनेक अलंकारों का प्रयोग मिलता है। उन्होंने उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। उन्होंने नायिका की मुख की तुलना, ठीक है, अलंकार आप लोगों को पता ही होंगे, ठीक है। उन्होंने नायिका की मुख की तुलना चंद्रमा से और आंखों की तुलना कमल से की है। इससे उनकी कविता अधिक सुंदर और प्रभावशाली बन जाती है। लोक जीवन का प्रभाव। विद्यापति की भाषा में लोक जीवन की भी हमें झलक दिखाई देती है। उन्होंने ग्रामीण परिवेश, लोक रीति, त्यौहार और सामान्य लोगों के जीवन को अपनी कविता में स्थान दिया है। ब्रज भाषा, हाँ सॉरी, उन्होंने इस पर उन्होंने ग्रामीण परिवेश, लोक रीति, त्यौहार और सामान्य लोगों के जीवन को भी अपनी कविता में स्थान दिया। मतलब कि उनकी जो कविताएं थी उसमें आपको सभी कि ग्रामीण में परिवेश कैसा रहता था, त्यौहार वगैरह कैसे बनाए, सब कुछ उन्होंने अपनी कविता में स्थान दिया, जिसकी वजह से उनकी कविता जो है कृत्रिम नहीं लगती, मतलब कि बनावटी नहीं लगती, बल्कि जीवन के बहुत ही निकट हमें प्रतीत होती है। क्योंकि जो सामान्य में चल रहा था, नॉर्मल जीवन में चल रहा था, उसको भी उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लिखा है, ठीक है। ब्रज भाषा और अवभट का प्रयोग, ये है आपका ब्रज भाषा और अवभट का प्रयोग। ब्रज भाषा आपको पता है, अवभट मतलब है अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी के बीच की, ठीक है, अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी के बीच की जो भाषा रही है, प्राचीन भाषा, उसे बोला गया। इसे हिंदी की प्रारंभिक अवस्था माना गया है। कई मध्यकालीन कवियों ने इसे अवभट भाषा का प्रयोग किया, ठीक है। मतलब कि अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी के बीच की जो प्राचीन भाषा रही थी उसे बोला गया अवभट, ठीक है। यद्यपि विद्यापति की मुख्य भाषा मैथिली है, फिर भी उनकी रचनाओं में हमें कहीं कहीं ब्रज भाषा और अवभट के शब्द भी मिलते हैं। इससे उनकी भाषा अधिक समृद्ध और प्रभावशाली बन गई है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि विद्यापति की भाषा हमें सरल दिखाई देती है, मधुर दिखाई देती है, संगीतात्मकता और प्रभावपूर्ण है। उन्होंने मैथिली भाषा को साहित्यिक रूप देकर उसे एक नई पहचान दी है। उनकी भाषा में लोक जीवन की सहजता, संस्कृत की गरिमा और भावों की गहराई का हमें सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। यही कारण है कि उनकी रचनाएं आज भी लोगों के हृदय में एक विशेष स्थान रखती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग किया। ये देखिए क्वेश्चन आपका दिसंबर मतलब लास्ट 5 ईयर्स में आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस को निकाल के मैंने आपको उसकी ईजी लैंग्वेज में नोट्स दिए हैं। और उसी के साथ साथ आपके ये चैप्टर्स भी कंप्लीट होते गए। जैसे कि आज आपका आप चैप्टर नंबर 3 पे हैं, इकाई 3 पे हैं, ठीक है। जिसमें इकाई 1 और 2 में पृथ्वीराज राजू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आपके इकाई 1 और 2 में से हमने उसके सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये वीडियो आपकी ख़त्म होती है। थैंक यू।